नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के विज्ञान विषय के थर्ड प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, जिनमें आपको 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं। आज के वीडियो में और हम नए 30 प्रश्नों पर बात करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? केवल मस्तिष्क, केवल रक्त, केवल रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों क्या करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करते हैं। अब इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर और मन के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों आपके क्या हैं? संयोजी ऊतक हैं, जो 3 परत आवरण द्वारा सुरक्षित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मेनिनजेस कहा जाता है। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है, इन पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज एक प्रकार का खाली स्थान है। हेक्स शर्करा, पेंटोज शर्करा, टेट्रोज शर्करा या फिर डायोज शर्करा? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ये कौन सी शर्करा है आपकी? हेक्स शर्करा है, ए वाला इसका आंसर होगा। अब इनके बारे में कुछ और चीजें आप देख लें। 3 सामान्य शर्कराएं आपकी होती हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज एक ही आणविक सूत्र साझा करती हैं, C6H12O6। ये एकल शर्कराएं और मोनोसैकेराइड्स हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? पत्तियां, जड़ें, तना या फिर फूल? तो इसमें भोजन कौन संश्लेषित करता है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? पत्तियां, ए वाला। इसमें कुछ बातें और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। पौधों की पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। ये सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन अप्रधान रचना के रूप में बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? डार्विन को, अरस्तु को, हैकेल को या फिर एडवर्ड जेनर को? तो किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु को, बी वाला इसका आंसर होगा। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखें। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिकों ने। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन अक्सर आपका बन जाता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं। तो गुणसूत्र किससे आपके बने होते हैं? डीएनए और लिपिड से, आरएनए और एमिनो एसिड से, डीएनए और प्रोटीन से, आरएनए और शुगर से? तो ये किससे बने होते हैं आपके? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी आप देख लें। गुणसूत्र सभी वनस्पतियों और प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो सभी अनुवांशिक गुणों को निर्धारित और संचारित करते हैं। गुणसूत्र की संरचना में 2 पदार्थ विशेषता सम्मिलित हैं। एक आपका डीएनए है और हिस्टोन नामक एक प्रोटीन होता है आपका। तो प्रोटीन का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, जो आपके गुणसूत्र में पाया जाता है, इसका नाम हिस्टोन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत और वन? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? महासागर आपका क्या है? सबसे स्थायी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो पीछे की ओर कौन सा पक्षी इनमें से उड़ता है? गौरैया है, कोयल है, साइबेरियन सारस है या फिर गुंजन पक्षी? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? गुंजन पक्षी। अब इसके बारे में कुछ और विशेषताएं आपकी। सबसे छोटा पक्षी आपका कौन सा है? गुंजन पक्षी है। वर्तमान में 5 से 20 सेंटीमीटर तक के आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या फिर पक्षी है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है? बी हमिंग बर्ड, जो कि सबसे छोटी पक्षी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे उड़ सकता है। तो जो आपका गुंजन पक्षी है, आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? नाक, कान, दांत या फिर आंख? तो ट्रैकोमा आपका किससे संबंधित होता है? आंख से। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। ट्रैकोमा एक संक्रामक बीमारी है जो आंखों को प्रभावित करती है और क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बीमारी दुनिया भर में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। तो ट्रैकोमा को आप ध्यान रखें, ये आपकी आंख से संबंधित बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बतानी है। अविटू थायराइड होती है, परावटू पैराथायराइड, अधिवृक्क एड्रिनल या फिर प्यूस पिट्यूटरी? तो इसका सही आंसर क्या है आपका?
थायराइड आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ए वाला इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। यह एच के आकार के द्विपालित अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं। इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसका काम आहार उपापचयी दर को बढ़ाना है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है आपका? ये आपका थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन सर्वदाता की बात की जा रही है, तो क्या ओ पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा, ए बी नेगेटिव या फिर ए बी पॉजिटिव? तो सर्वदाता तो सभी जानते हैं ओ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि ओ पॉजिटिव होगा या फिर ओ नेगेटिव। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ओ नेगेटिव। अभी किस कारण से होता है? अगर आप यहाँ देखें, ओ नेगेटिव रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, जबकि ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ए बी पॉजिटिव आपका क्या है? सर्वग्राही है। और ओ नेगेटिव आपका क्या होता है? सर्वदाता होता है। ओ पॉजिटिव आपका सर्वदाता नहीं होता है और ए बी नेगेटिव भी आपका सर्वग्राही नहीं होता है। जबकि ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाले लोगों भी कई लोगों को रक्तदान कर सकते हैं। वे सर्वदाता नहीं हैं, क्योंकि वे RH माइनस रक्त समूह वाले लोगों को रक्तदान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये मेन कारण होता है, जो RH माइनस वाले रक्त समूह होते हैं, इनको ये रक्तदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए ओ नेगेटिव को सर्वदाता माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम आप ध्यान रखेंगे, रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, वो इससे होता है। तो इन सब के रोग भी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो प्रचुर मात्रा की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है। अब लगभग कितने परसेंट होता है? अगर आप यहाँ देखें, सजीव पदार्थ के संयोजन में ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा होती है, लगभग 65%। इसके बाद कार्बन आपका 18.5% है, हाइड्रोजन आपका 9.5% और नाइट्रोजन आपका 3.20% की मात्रा में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, खाली स्थान है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना या फिर एसद लेपन? तो इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे अगर हम बात करें कि बर्फ से पानी बनाना या पानी से बर्फ बनाना, तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी पदार्थ को आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, और जो आपके रासायनिक परिवर्तन हैं, इनमें नया पदार्थ आपका बन जाता है। अगर आप यहाँ देखें, एक मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है, तथा इसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या फिर भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो जो आपके गोताखोर हैं, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर आर्गन? तो इसका सही आंसर क्या है? हीलियम। सी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर नीचे आप देखें, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या फिर पिटवा लोहा? तो शुद्धतम लोहे का रूप कौन सा होता है आपका? पिटवा लोहा, डी वाला। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्यिक रूप आपका पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क है, जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.04 से 0.08% होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में या फिर अनुपात में? तो अपेक्षित आर्द्रता आपकी किस रूप में व्यक्त की जाती है? प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में। यहाँ पर अगर आप देखें, किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता और उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो इसकी परिभाषा भी आप ध्यान रखेंगे, और इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। अगला है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन,
अपवर्तन और परावर्तन। तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनता है आपका अपवर्तन और परावर्तन के कारण। डी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ पर दिखाई देता है, हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में, और यह प्रातः पश्चिम में एवं सायंकाल पूर्व दिशा में ही दिखाई देता है। तो इसकी दिशाएं भी फिक्स हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों को दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक रंग इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग बाहर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि दो प्रकार का आपका क्या होता है, इंद्रधनुष। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरण का दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर होता है और कुछ धुंधला दिखाई सा देता है। तो ये दोनों प्रकार भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकल दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर ध्वनि की तीव्रता की? तो डायोप्टर आपका क्या होता है, ये लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ए वाला इसका आंसर है। इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आप देखें, डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा या फिर ग्रामोफोन द्वारा। तो यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। तो आपका माइक्रोफोन द्वारा इसे कन्वर्ट किया जाता है। आगे आप देखें, माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है। जैसा कि आपने मोबाइल देखा होगा, मोबाइल में आपकी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ये किसकी देता है? ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या फिर जड़त्व की? तो इसका लगभग आप सभी को आंसर पता होगा। ये जड़त्व की संकल्पना देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके नियम है। न्यूटन के गति के तीन नियम किसी वस्तु के लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। गति का प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर न लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसकी गति के किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है गैलेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, कैल्सियोमीटर या फिर ध्रुवणमीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेक्टोमीटर। बी वाला इसका आंसर है। आगे आप देखें, दूध की सघनता मापने के लिए लेक्टोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि ध्रुवण मापी की सहायता से ध्रुवित प्रकाश के कारण उत्पन्न ध्रुवण कोण को मापा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर ध्रुव रेखा पर? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? आपका ध्रुव रेखा पर होता है। आगे आप देखें, किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है जबकि भार पृथ्वी के वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा अनंत होती है, शून्य होती है, शून्य से अधिक या फिर शून्य से कम? तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो संपूर्ण ऊर्जा है आपकी कितनी होती है? शून्य से कम होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पर आप देखें, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा ऋणात्मक होती है। यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। तो इनमें से अदिश राशि हमारी कौन सी है? ऊर्जा, संवेग, बल और आघूर्ण में से। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऊर्जा आपकी क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा की कोई भी दिशा नहीं होती है। आगे आप देखें, जिन राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे चाल है, समय है, द्रव्यमान है, कार्य है, ऊर्जा, कोण, आवेश तथा आयतन आदि। तो इसके एग्जाम्पल भी हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? रोधी, अर्धचालक, चालक या फिर अतिचालक? तो ओम का नियम किसके लिए लागू होता है? आपका चालक के लिए। यहाँ पर इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये चालक की प्रकृति की यहाँ पर बात की जाती है इसमें। अगला प्रश्न है,
तड़ित चालक बनने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो तड़ित चालक आपका किससे बनता है? लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर जिंक। तो ये किससे बनता है आपका? कॉपर से। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों को आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तो जो आपकी बिजली गिरती है उससे बचाने के लिए छतों पर इसे लगाया जाता है, जो आपकी कॉपर से बनी तड़ित चालक होती है। सामान्यतः अत्याधुनिक सुचालक धातु जैसे कॉपर का प्रयोग तड़ित चालक के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा या फिर वास्तविक धारा। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इसका प्रयोग होता है आपका प्रेरित धारा के लिए। अब इनके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जिसे जनरेटर नियम भी कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की गतिमान चालक में प्रेरित धारा का निर्धारण इससे किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति की दिशा दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा दर्शाती है। तो इन तीनों चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा किसे दर्शाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगार्डो, डाल्टन, न्यूटन या फिर पास्कल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था पदार्थ का। यहाँ पर आप देखें, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? रेडियम का, रेडॉन का, रीनियन का या फिर रूथेनियम का। तो ये किसका होता है? आर्यन आपके रेडॉन का होता है। अब इनके बारे में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर्यन चिन्ह रेडॉन तत्व का चिन्ह है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। रेडॉन नोबल गैस की श्रेणी में सम्मिलित है। तो ये कौन सी गैस है आपकी? रेडॉन नोबल गैस होती है। ये कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। जो आवर्त सारणी की 18वां कॉलम है, इसका परमाणु क्रमांक 86 होता है और परमाणु भार 222 होता है। तो इन पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? चावल, आलू, गन्ना या फिर मूंगफली। तो टिक्का रोग आपका किससे संबंधित होता है? ये होता है आपका मूंगफली से। अब इसकी पहचान क्या होती है? टिक्का रोग मूंगफली की फसल से संबंधित बीमारी है। इसमें पौधे की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। तो धब्बे जब पौधों की पत्ती पर बन जाते हैं, इसका मतलब इसमें कौन सा रोग है? आपका टिक्का रोग है। तो ये थे टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। तो 3 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके सॉल्व हो चुके हैं, जिनके माध्यम से टॉप 90 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। लगातार आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो लगातार इन सबको आप देखते चलें। इसके साथ साथ एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी आपकी लॉन्च हो चुकी है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, उस नाम से उसे सर्च कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। उसमें टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। वहाँ पर धीरे धीरे टेस्ट आपके डलना स्टार्ट हो चुके हैं। एक फुल लेंथ आपका टेस्ट अपलोड हो चुका है, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।